पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, चोरी चकारी करोगे तो बनोगे फटाफट अमीर। ऐसा हम नहीं बल्कि कुछ चोरों की ये सोच थी। सोच ऐसी कि जो मनी हेस्ट का जो प्रोफेसर था वो भी इसके सामने नतमस्तक हो जाएगा। लड़का कौन है? यूपी के 4 लड़कों ने ऐसा तिकड़म लगाया कि मनी हेस्ट के डायरेक्टर भी खुद नतमस्तक होकर बोल रहे होंगे कि भैया जनाब कैसे किया आपने। तो ये जो उनका जो मास्टरमाइंड है जिसका नाम है अमन खान, ये यूपी का रहने वाला है और शैक्षणिक योग्यता इसकी है 10वीं पास, या कहें 10वीं फेल। 10वीं पास भी नहीं कर पाया था, 10वीं फेल लड़का एक साथ 2 बैंकों में डाका डालने की तैयारी कर चुका था। ज्वेलरी शॉप में भी उसका डाका डालने का प्लान था और बकायदा पिछले 1 साल से लगभग ये प्लान दस्तूर चालू भी था। अब प्लान के तहत तो 15 फुट की खुदाई भी की जाती है। खुदाई करते करते खुद बकायदा एक एंड्रॉयड फोन के जरिए, एक ऐप के जरिए डायरेक्शन पता लगाया भी जाता है। अब जहां पे मिट्टी के नीचे जो खुदाई कर रहे थे उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें थी? उसके ऊपर थी सब्जी मंडी। सब्जी मंडी के बगल में एक घर भी था जिसका बेसमेंट भी था। अब उस बेसमेंट के नीचे भी कैसे खुदाई करते हैं, डिकोडिंग क्राइम में आज आपको वो भी बताएंगे। लेकिन जानना यह जरूरी है कि जो बड़े बड़े सिविल इंजीनियर जो इतनी आसानी से काम नहीं कर पाते हैं, 10वीं फेल एक लड़का जो यूपी से राजस्थान जाता है अपने दोस्तों को लेकर, कैसे तिकड़म लगाता है, कौन कौन सी उसकी जो प्लानिंग थी, कैसे एक दुकान खोलता है और दुकान खोलने के बाद वाईफाई डोर बेल के जरिए इशारा करता है। अब इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात जो हम आप इस डिकोडिंग क्राइम में बताएंगे, छोटा सा आपको हिंट दे देता हूं। होता ये है कि सब्जी मंडी में ट्रक निकलता है आलू लेकर, ट्रक धंस जाता है और जैसे धंसता है लोग आनन फानन में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस सोचती है कि शायद यहां पर हो सकता है कि कोई नाला या कोई सीवर लाइन यहां से बह रही हो, लेकिन एमसीडी से पता करने के बाद पता लगता है कि यहां पर तो कोई सीवर लाइन थी ही नहीं। अब जैसे ही पुलिस वाले जैसे आप अपनी तस्वीरों में देख भी सकते हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं, जैसे ही पुलिस वाले इसको खोलते हैं तो अंदर से फावड़ा कई सारी ऐसी चीजें मिलती हैं, वायर लाइन मिलती है, लाइट मिलती है। पुलिस हरकत में आती है, उसे लगता है कि अरे ये क्या देख लिया। ऊपर सब्जी मंडी, नीचे खुदाई, और खुदाई इतनी लंबी कि 350 मीटर टनल जा रही है। अब इस टनल के एक छोर पे जाया गया तो पता लगा कि तो घर है, दुकान है। दूसरा छोर जहां खुल रहा था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो मनी हाइस्ट या कहें लूटने का प्लान कैसे काम कर रहा था, क्या वजह थी और ये प्लान सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, इस वीडियो के आखिर में आपको वो भी पता लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि लड़के यहां पहुंचे तो पहुंचे कैसे, और सब्जी मंडी का ये जो जगह था ये उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि सब्जी मंडी में भीड़ होती है। हो सकता है ये पहले ही पकड़े जाते, लेकिन पिछले 1 साल से पकड़े क्यों नहीं गए, और क्या इन्होंने बैंक में चोरी की कि नहीं की, आज डिकोडिंग क्राइम में वो भी बात करेंगे। देखिए, यूपी के रहने वाले 4 लड़के जिन्हें पैसों की ज़रूरत थी, उन्हें कुछ पैसे चाहिए थे। अब वो क्यों चाहिए थे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये चारों लड़के बहुत समय पहले से, साल पहले से ही इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे, कहीं से पैसे का जुगाड़ किया जाए। इसके लिए शहर शहर जाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये पैसा अपने कब्जे में कर पाएँ या कहीं से कैसे लूटपाट कर पाएँ। ये पहुँचते हैं जयपुर। अब यहाँ इन्हें दिखता है कि एक जो एरिया है, विद्यानगर का इलाका है, वहाँ पर एक SBI बैंक है, उसकी कुछ दूरी पर ही सेंट्रल बैंक है और पास में ही एक ज्वेलरी शॉप है। तो अब इन्हें लगता है कि ये सबसे सटीक निशाना होगा हमारा। अगर हम यहाँ पर अटैक करेंगे तो हम कामयाब होंगे और पैसे जमा कर लेंगे। अब इसीलिए उसी इलाके में आसपास देखते हैं कि 450 मीटर के दायरे में एक सब्जी मंडी है। अब इनको एक ऐसे इलाके की तलाश थी जहाँ पर ज़्यादा लोग ना रहते हों, सुनसान हों। अब ये देखते हैं कि जो सब्जी मंडी है वहाँ पर दिन में हलचल होती है क्योंकि लोग आते हैं खरीदारी करने, लेकिन रात होते होते बहुत सुनसान हो जाता है, वहाँ कोई नहीं रहता, ज़्यादा लोग नहीं रहते। तो इसीलिए उसी एरिया में ये एक दुकान खरीदते हैं। दुकान पर जो पशुओं का चारा और ये सब चीज़ें होती हैं ना, उनको खाना खिलाने के लिए, और उनकी दवाइयाँ वगैरह हो गई जो जानवरों के लिए रखी जाती हैं, उसकी एक दुकान खोल लेते हैं। और देखते हैं कि डिस्टेंस मापते हैं कि हाँ, इस दुकान से जो बैंक है SBI वो कितनी दूर है, सेंट्रल बैंक कितनी दूर है, और तो और जो ज्वेलरी की शॉप है वो कितनी दूर है। ये सारी चीज़ें लोग पता कर लेते हैं। इसके साथ ही लगातार कई दिन तक रेकी भी करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं बैंक कब खुलता है,
कितने लोग आते हैं, कितने इसके कस्टमर होंगे, हर एक चीज़ ये लोग अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। साथ ही जो जिस इलाके में सब्जी मंडी के पास ये लोग दुकान खरीदते हैं, उसके पीछे वाली कॉलोनी में एक किराए पर घर भी ले लेते हैं ताकि किसी को शक ना हो, सबको ये लगे कि हाँ भाई ये लोग हैं, यहीं पर कामकाज करते हैं, इसीलिए ये जो लड़के हैं यहाँ पर रह रहे हैं। अब 4 लड़के उसी कमरे में रहते, 11,000 रुपये ये लोग हर महीने दिया करते। साथ ही साथ दुकान जो थी उसका जो किराया था वो अलग था। अब यहाँ तक सारी चीज़ें हो चुकी थी, इन्होंने जो इनका जो माप था, जो डिस्टेंस था, वो भी इन्होंने माप लिया था, रेकी कर ली थी। अब बारी आती है खुदाई की। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि पूरा सामान वगैरह इंतज़ाम करते हैं, साथ ही साथ जो दुकान है उस पर एक फ़ोन रखते हैं जिसमें एक कॉमन सिम कार्ड होता है, और उस पर लोगों से बात किया करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई आपको जानवरों की दवाई चाहिए, क्या उनका चारा चाहिए, इस टॉपिक को लेकर ये लोग उस पर बात करते हैं। बाकी कुछ होता ना, अपना फ़ोन इनके पास रहता ना, इनका कोई सिम था, ये इनको पकड़ने के लिए कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि अगर बाद में इनका भेद खुले तो कोई इन्हें पकड़ पाए। एक कॉमन सिम कार्ड था जिससे ये सिर्फ पशुओं के बारे में बातचीत किया करते थे। अब इसके अलावा ये भी देखते हैं कि मंदिर को जाकर चेक करते हैं, कई जगह मंदिर भी जाते हैं, वहाँ देखते हैं किस तरीके से वहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं चढ़ाई जाती हैं, स्लोप कैसी बनाई जाती है, और उसको दिमाग में लेकर ये अपनी दुकान के नीचे 60 फीट गहरी खुदाई करते हैं, सबसे नीचे, मतलब काफ़ी नीचे पहुंच जाते हैं, और वो भी स्लोप नुमा तरीके से, यानी जिस तरीके से मंदिर में जो ऐसा 60 डिग्री के एंगल पे स्लोप डाली जाती है, उसी तरीके से 60 फीट गहरी खुदाई करते हैं। और इतनी गहरी इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये सुरंग को आगे बढ़ाएंगे और गहरी करेंगे 350 मीटर, या जब बैंक की तरफ जाएंगे सुरंग के ज़रिए, तब वहाँ पर जो बैंक है उसके कुछ वायर्स भी होंगे, पाइपलाइन भी होंगी, तो वो रास्ते में ना आए, इसीलिए वो उतनी गहरी, यानी 60 फीट गहरी नीचे तक जाकर खुदाई करते हैं, और उसके बाद ये सीधा बैंक की तरफ जो इनका रूट था वहाँ मोड़ लेते हैं। अब ये कैसे मोड़ते हैं देखिए, जो हमारे फ़ोन में भी है, अगर हम चाहें तो एक कंपास का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से लोग घर वगैरह बनवाते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसी ऐप का ये यूज़ करते हैं, और कंपास के ज़रिए ये चेक करते रहते हैं कि जो बैंक है हमारा किस दिशा में जा रहा है, किस जगह हमें खुदाई करनी है, और क्या हम जो खुदाई कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले ये कंपास वगैरह से मदद लेते हैं। साथ ही साथ ये एक बंदे को बाहर बिठा के रखते हैं जो कुछ कामकाज भी करता दिखे, क्योंकि आसपास जब लोग गुजरे हैं तो उन्हें ये तो लगे हाँ भाई दुकान नॉर्मल ठीक, मतलब लोग हैं, इसमें कामकाज चल रहा है। वो लोगों से बात भी करते रहते, कुछ लोग लेने आते सामान तो उन्हें दे भी देते कि ये लीजिए आप अपने जानवर को ये खिला सकते हैं, ये हम उसके लिए फूड आइटम लाए हैं। तो इस तरीके से एक जो बंदा था वो दुकान भी चला रहा था, बाकी सारे पीछे जाकर किसी को शक ना हो, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे थे कि खुदाई करते जा रहे थे। और जब 60 फीट गहरी इन्होंने खुदाई कर ली, तब इन लोगों ने अब ये सोचा कि अब हमें आगे बढ़ना है और बैंक की तरफ जाना है। कंपास की मदद ली गई और इसी के ज़रिए वहाँ से जाकर इन्होंने सीधे बैंक की तरफ रुख किया और टनल को उसी ओर मोड़ दिया, और ऐसे 350 मीटर की माफ़ करिएगा 350 फीट गहरी बहुत लंबी ऐसी खुदाई करनी चालू कर दी ताकि बड़ी आसानी से बैंक तक पहुँच जाएँ। लेकिन अब एक गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कुछ ऐसी होती है कि ये जो लोग हैं, जो चोर हैं, ये चूक जाते हैं, इनकी गलती इन पर भारी पड़ जाती है, और ये जो चोर हैं ये बस अपनी मंजिल के करीब होते हैं। ये कहना बहुत गलत होगा कि जो चोर हैं अपनी मंजिल के करीब हैं, लेकिन जिस तरह से खुदाई कर रहे थे और जो सोच कर ये आए थे, जो इनके मन में एक कल्पना थी कि हम इस तरीके से बैंक को लूट लेंगे, बैंक एक ही बैंक नहीं 2 बैंक लूटेंगे, साथ ही एक ज्वेलरी जो दुकान है उसको भी लूट लेंगे, और इसीलिए ये लोग लगातार जो खुदाई कर रहे थे उसमें सिर्फ 15 फीट यानी 15 फुट की जो एक लंबाई थी वो इनकी खुदाई बाकी रह गई थी, और उसी के चक्कर में फंस जाते हैं। अब कैसे फंसते हैं, कैसे पुलिस वाले इन तक पहुंचते हैं, और कैसे एक जो ट्रक है इनके लिए मुसीबत बनता है, अब आप वो भी समझिए। देखिए ये जो लड़के हैं ना, ये लड़के यूपी से तो आए थे, लेकिन इनका जो पहला जो मेन टारगेट था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये वाला ब्रांच जो आप अपनी तस्वीर में भी देख रहे हैं। ये क्या करते थे, स्टेट बैंक के अंदर जाकर पूरे के पूरे दिन बैठे रहते थे और नज़र घुमाते थे कि भैया लॉकर कहाँ है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है चल के जाने में। तो ये एक रफली एक स्केच बना लेते अपने दिमाग में कि इतना कदम अगर वो चल के जा रहे हैं तो सुरंग में इतना टाइम लग सकता है। वीडियो में हम आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि इन्होंने रेकी के लिए एक कस्टमर की मदद भी ली थी कि जिसका लॉकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था। खैर उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन हम बात करते हैं कि जो सुरंग वाली जो चीज़ है ये पता कैसे लगी। दरअसल ये फावड़ा, सरिया और एक ड्रिल मशीन के जरिए लगातार खुदाई करते हुए जा रहे थे, और खुदाई इस तरीके से कर रहे थे कि कहीं इनका एंगल बिल्कुल भी डगमगाए ना, बिल्कुल सीधे रास्ते में उस घर से निकलकर सीधा बैंक की ओर चले जाए।
अब ये क्या करते हैं कि जब ये खुदाई कर रहे थे तो हो सकता है कि वजन ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी धस सकती थी, तो ये क्या करते, दोनों तरफ बांस लगाते, ऊपर एक फट्टा लगा देते। ये करते हुए चल रहे थे, जितनी खुदाई करते दो तरफ बांस लगाते, ऊपर फट्टा लगाते, ऐसे करते करते इन्होंने लंबी चौड़ी जो सुरंग बनाई थी उसमें पूरा इन्होंने सारा तिकड़म लगा दिया। याद रखिए, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, सिविल इंजीनियर वाला जो दिमाग जो होता है ना, इन 10वीं फेल जो लड़के थे यूपी के, इन्होंने लगाया फुल। अगर वो ट्रक नहीं धंसता तो शायद यह चोरी कर भी चुके होते। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था कि भैया मिट्टी की खुदाई तो कर रहे हो, फावड़ा लगा रहे हो, ड्रिल मशीन लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खुदाई तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी मिट्टी कहाँ जाएगी? तो मिट्टी के लिए क्या करते हैं, देखिए इन्होंने लगभग 350 फीट की लंबी सुरंग खोदी, उसमें से हर एक फीट पर लगभग एक बोरी जो था वो निकल रहा था, मिट्टी निकल रहा था। तो इन्होंने 300 बोरी, याद रखिए 300 बोरी मिट्टी को इस तरीके से निकाला कि आसपास जितने भी लोग मौजूद थे कभी किसी को शक ही नहीं हुआ। अब जैसा कि वनिता ने शुरू में बताया था कि जो सब्जी मंडी थी दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, रात में सुनसान हो जाता। तो ये क्या करते, रात में ही ई रिक्शा बुलाते, ई रिक्शा में जो 350 फीट की लंबी सुरंग थी उसमें से 300 बोरी मिट्टी जो निकली ई रिक्शा के जरिए डालते और उसे डंप करके आ जाते, और ये कानो कान किसी को खबर भी नहीं लगता। यहाँ तक कि इनकी जो दुकान था, जिस दुकान से ये अपनी खुदाई कर रहे थे, इन्होंने दुकान खोल देते सुबह 9 बजे, लेकिन काम 24 घंटे चलता है, याद रखिएगा। लेकिन दुकान के बाहर ही ये काला शीशा लगा देते, जिससे किसी को भी अंदर क्या हो रहा है पता नहीं चलता। जो भी कोई कस्टमर आके या ऐड देख के या जो दुकान के ऊपर जो भी चीज़ें लिखी रहती, आहार के लिए, पशुओं के जावन खाने के लिए, सामान के लिए, लोन के लिए, तो कोई कस्टमर अगर आता भी तो उन्हें बाहर से ही रफा दफा कर देते कि भैया देखो हमारे पास तो मैंने अभी भी दुकान खोली है, हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। लेकिन ये एक और तरीके से जो नीचे खुदाई की आवाज़ थी उसे फ़ौरन बंद कर देते। उसके लिए इस एंड्रॉयड फ़ोन में एक और चीज़ का इस्तेमाल करते, वो था वाईफाई डोरबेल। उसमें था कि अगर आप 1 घंटी बजाओगे तो नीचे खुदाई बंद कर देनी है, 2 घंटी का मतलब रास्ता साफ है, खुदाई चालू रखो। और बिल्कुल इस तरीके से जो उन्होंने अपना ऑफिस का डिज़ाइन किया था कि कोई भी आवाज़ बाहर नहीं जाती। अगर आपने देखा हो कि अगर आप एसी वाला जो कमरा होता है, चारों तरफ उसमें रबर लगा दिए जाते हैं ताकि ना हवा बाहर जाए ना आवाज़ बाहर जाए। तो ये खुदाई कर रहे थे, मिट्टी जो निकल रही थी उसमें भी लगातार इसको निकाल निकाल के रख रहे थे, और 4 लड़के 24 घंटे के शिफ्ट में 2 बंदे सोते, 2 बंदे काम करते लगातार। और ये इस तरीके से काम कर रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है उस पर भी नज़र रखनी है, अंदर कैसे काम होना है उस पर भी इनको नज़र रखनी है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, 7 महीनों से ये अपना काम अपनी प्लानिंग के तहत जो भी काम कर रहे थे, और बिल्कुल मतलब कहेंगे कि इंजीनियरिंग की मिसाल कहें कि किस कदर जो खुदाई के दौरान आप दाएं बाएं हो सकते हैं, बिल्कुल सीधी गए। लेकिन चूक हो जाती है। चूक यहाँ होती है कि सब्जी मंडी जो थी वो तो कभी भारी गाड़ी आती नहीं है, लेकिन उस दिन की किस्मत खराब थी 7 महीनों में पहली बार कि एक भारी भरकम ट्रैक्टर या लोडिंग ट्रक आता है जिसमें आलू रखे हुए थे। वो ट्रक जैसे ही उसके ऊपर से गुजर रहा था, पीछे का हिस्सा ट्रक का धंस जाता है अंदर, और जैसे ही धंसता है तो लोगों को लगता है, जो आसपास जितने भी लोग थे उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है सीवर लाइन बिछी हो और इसी वजह से ट्रक वहाँ पे धंस गई हो। फौरन पुलिस को बुलाया जाता है, किसी तरीके से ट्रक को निकाल कर आगे भेज दिया जाता है। अब जैसे ही पुलिस जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी JDA को कॉल करके पूछती है कि भैया आपकी सीवर लाइन यहाँ पे टूट गई है, आके मरम्मत कर दीजिए, JD वहाँ से जवाब देते कि आप क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने कोई सीवर लाइन डाली ही नहीं है, सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी के नीचे हम सीवर लाइन क्यों डालेंगे, वहाँ पे कोई सब नहीं है। पुलिस हरकत में आती है और ऐसे खंगालती है कि देखिए ये माजरा है क्या, ये खुदाई जो यहाँ पे ये जो गड्ढा हुआ है ये चीज़ क्या है। जैसे ही पहली मिट्टी हटाते उन्हें फावड़ा नजर आता है, फावड़े के अलावा बाकायदा लाइट के लिए एक तार गई हुई थी लंबी सीधी, वो देखते हैं कि हाँ लाइट है, बांस लगे हुए हैं, बांस के ऊपर फट्टा लगा हुआ है, और बिल्कुल एक रैट होल या माइनिंग होल के टाइप लंबी सुरंग है। अब इस सुरंग को देखकर पुलिस के पसीने छूटने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि सामने बैंक है, पीछे सब्जी मंडी है, किसी ने चुरा लिया कुछ। लेकिन पहले बैंक में जाके पता किया जाता है, पता लगता है बैंक में कोई चोरी की वारदात नहीं हुई है। अब जो बैंक वाले थे उनकी भी हालत खराब, ये जो सुरंग का जो मुहाना था उनकी बैंक के आसपास ही खुल रहा था। अब पुलिस हरकत में आती है और इस जो सुरंग था उसका सिरा पता करने की कोशिश करती है। इसी में पता लगता है कि ये जो नाम है बाबा खान और जो तीसरा अमन खान, ये जो मास्टरमाइंड है दो, ये उस वक्त दुकान में थे, ये भागना शुरू कर देते हैं पुलिस को देखते ही।
लेकिन एक टीम पुलिस उसकी पीछा कर रही थी, दूसरी टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि इसका जो मुहाना है वो किस तरफ खुल रहा है। सुरंग के अंदर पुलिस वाले जाते हैं और देखते हैं कि एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ जा रहा है और एक मुहाना सेंट्रल बैंक की तरफ मोड़ के रखा गया है, मतलब सेंट्रल बैंक और जो ज्वेलरी शॉप था उस तरफ उसका मुहाना खुला हुआ है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक में इनकी चोरी की प्लानिंग बिल्कुल फुल प्रूफ थी। बस कुछ ही दूरी बचा था तब तक ये ट्रक धंस जाता और इनकी चोरी की जो वारदात थी ये फेल हो जाती है। लेकिन 1.5 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद भी पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। अब पुलिस जब पकड़ती है तो बहुत सारी चीज़ें इनके वहाँ से निकलती हैं। जो चीज़ निकलती है हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको ये भी एक चीज़ बता दूं, 15 से 20 फीट बस बचा हुआ था। उनका कहना था कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये खुदाई पूरी कर लेते और उसकी लॉकर के नीचे पहुंच जाते। अब लॉकर की जानकारी इन्हें कैसे मिली, लॉकर कहाँ पे रखा था, बैंक के किस कोने में रखा था, वो भी आपको बताएंगे। और किस कदर लॉकर से पहुंचने से पहले ये प्लानिंग कैसे बनाते हैं, ये खुद बकायदा स्टेट बैंक के ब्रांच में जाके बैठते हैं और घंटों बैठते हैं, घंटों क्या कई दिन बैठकर अपनी नज़रों से रेकी करते हैं और कहते हैं कि भैया हम तो अकाउंट खुलवाने आए हैं। फिर ये दोस्ती भी करते हैं एक लॉकर वाले लड़के से जो उनको कहता है कि ठीक है भैया मुझे अपने स्टेट बैंक में लॉकर खोलना है, क्या ये लॉकर सेफ है। इसके बाद वो जो चीज़ें बताता है वो अपने ब्लूप्रिंट में उस सारी चीज़ों को रखते हैं। अब महज 15 फुट बचा हुआ था बैंक तक जाने के लिए। इन्होंने ये चीज़ पहले ही पता कर ली थी कि लॉकर कहाँ पर रखा है, और इसीलिए सिर्फ जब पुलिस पता लगाती है तो पुलिस को ये सारी चीज़ें पता लगती है कि इनका जो पूरा इरादा था वो ये था कि जो इनकी खुदाई जा रही है वो सुरंग सीधे जाके लॉकर तक निकले और वहाँ से ये लोग पैसा लेके रफू चक्कर हो जाएं। और इस पूरी वारदात को अंजाम देने में महज अभी 15 दिन और बाकी थे, लेकिन एक ट्रक की वजह से ये लोग फंस जाते हैं। पुलिस इन्हें पकड़ती भी है और इसके बाद जैसे ही पुलिस दुकान तक पहुंचती है अमन खान को पकड़ा जाता है, लेकिन जो साथी थे वो भाग निकलते हैं। पुलिस जो है पूरी अपनी टीम लगा देती है राजस्थान के पूरे एरिया में, साथ ही साथ यूपी में भेजा जाता है कि आप जाकर वहाँ पर भी चेक करिए, ये जितने भी आरोपी हैं या जो चोर हैं जो चोरी करने की कोशिश कर रहे थे ये यूपी में भी हो सकते हैं। अब इसके बाद जब पुलिस की टीम हर जगह हाथ पैर मारती है तो इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। चारों के चारों अरेस्ट हो जाते हैं, बाबा खान, अमन खान, रिजवान खान और इनका एक साथी, और ये सारे जब अरेस्ट हो जाते हैं तो पुलिस इनसे पूछताछ करती है। साथ ही साथ जब दुकान में जाकर देखती है तो पुलिस को सबसे पहले एक एलईडी बल्ब दिखता है सुरंग के पास लगा हुआ, जिससे जब इनसे पूछा जाता है तो ये बताते हैं कि जब भी कोई बाहर आता तो हम इस बल्ब को ऐसे जलता हुआ दिखाते कि हाँ यहाँ पर कुछ काम वाम चल रहा है। और लोग जब पूछते भी तो कहते हैं यहाँ पर जब हमारा जो सामान रखा है, खाद्य सामग्री रखी है, पशुओं के लिए जो चारा वारा जो रखते हैं, दवाई रखते हैं, तो उससे रिलेटेड काम भी चल रहा है यहाँ पर, इसलिए लाइट जलती है। तो पुलिस वो बल्ब बरामद करती है। साथ ही साथ पुलिस वो फ़ोन भी देती है जिसमें एक सिम कार्ड रखा था, जिसके ज़रिए ये अपना जो काम करने का ढोंग करते थे या लोगों से जो बातचीत करते थे कि हमारी दुकान पे कामकाज हो रहा है, हम लोगों को सामान भी दे रहे हैं, कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसका ये लोग जिस नंबर से ढोंग करते थे वो सिम कार्ड और फ़ोन भी पुलिस के हाथ लग जाता है। साथ ही साथ पुलिस इनके घर तक भी जाती है, जो दुकान जहाँ पर ये रहते थे उसके पीछे एक कॉलोनी में इन्होंने किराए पर घर भी लिया था, वहाँ भी जाती है, वहाँ भी सारी चीज़ पूछने की कोशिश करती है। तो ये लोग बताते हैं कि हम लोगों ने ये जो कमरा है किराए पर इसलिए लिया था ताकि किसी को हम पर कोई भी ऐसा डाउट ना हो कि हम कुछ गलत काम करने जा रहे हैं। सबको ये लगेगा कि हम यहाँ पर एक काम करने आए हैं, सब्जी मंडी में हमने दुकान खोली इसलिए हम यहाँ पर रह रहे हैं। और साथ ही साथ वाईफाई की बात पुलिस ने पूछी तो भी इन्होंने कबूला। डोरबेल जो लगा रखी थी इन्होंने वाईफाई के जरिए, उस पर भी ये लोग बोलते हैं कि हम लोग बस इतना चाह रहे थे किसी भी तरीके से जो ये पूरा सुरंग है ये बैंक तक पहुंच जाए और बैंक से हम लोग पैसा लेकर निकल जाएं, और इसीलिए हमने सारे एहतियात बरते। हमने डोरबेल भी लगाई वाईफाई के ज़रिए ताकि हम अपने जो हमारे लड़के काम करें उन्हें हम वो कहते हैं ना कि आप पहले अलर्ट कर दो कि कोई आने वाला है, फटाफट ये काम बंद कर दो। तो इन्होंने बताया कि हम बस अलर्ट करने के लिए हमने सारी चीज़ें लगा रखी थी और बस हम अब 15-20 दिन की ही दूरी पर थे हम बैंक लूटने से। अब पुलिस जब मिट्टी वाली चीज़ें पूछती है तो ये बताते हैं कि हाँ हम वो ई रिक्शा से भर के डाल दिया करते थे रात में, क्योंकि रात में कोई होता नहीं था। ये सारी चीज़ें पुलिस पता लगाती है। लेकिन अब पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था कि तुमने ये काम क्यों किया, प्लस तुम्हें लॉकर की जानकारी कैसे हुई, और अगर तुम्हें लॉकर की जानकारी हुई तो क्या सिर्फ एसबीआई बैंक की हुई या फिर जो सेंट्रल बैंक था उसकी भी, और साथ ही साथ जो वहाँ पर ज्वेलरी की दुकान थी उनके बारे में भी तुम्हें कुछ पता है कि वहाँ पर कितने पैसे कहाँ रखे हैं, कैश कहाँ रखा है, क्या वहाँ पर भी कोई लॉकर है। तो पुलिस ये सारी चीज़ें भी पूछती है। अब उसमें से जो रिजवान था वो बार बार जाके रेकी किया करता था बैंक में, तो बताता है कि फ़िलहाल अभी तक हमने एसबीआई बैंक के बारे में जानकारी लगाई थी, अगला नंबर सेंट्रल बैंक और फिर हम जो दुकान थी ज्वेलरी की उसका आता, लेकिन जो पहले हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट था वो एसबीआई बैंक की तरफ था और इसके लिए हम
लगातार रिजवान बोलता है कि मैं और अपने एक साथी के साथ लगातार वहाँ पे जाते, ढोंग करते, कभी वो कस्टमर बनता, कभी मैं कस्टमर बनता। हम लगातार रिसेप्शन पर पूछा करते कि मैम बताइए अब कैसे हम लॉकर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मुझे अपना अकाउंट खुलवाना है, मेरी सिस्टर का अकाउंट खुलवाना है। बहुत तरीके के जो ढोंग हैं ये लोग वहाँ पर किया करते। अब ऐसे में ही वहाँ पर एक जो आदमी मौजूद होता है उससे भी लोग पूछते हैं कि भैया मुझे यहाँ पर एक लॉकर वगैरह खुलवाना है, तो क्या आप कुछ मदद कर देंगे। वो आदमी इनको थोड़ा बहुत बताता है। तो ऐसे कर करके लोगों से जानकारी जुटा जुटा कर एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और उसके बाद रिजवान को पता लग जाता है कि जो बैंक का लॉकर है वो किस जगह पर स्थित है। और इसी के लिए अब ये जो मोबाइल ऐप में कंपास का ऐप होता है उसका यूज़ करते हैं और वहीं से, क्योंकि इनको लॉकर तक लेकर तो कोई नहीं जाता, एक अंदाज़ा मिल जाता है कि इस एरिया में लॉकर रखा हुआ है। अब ये कंपास के ज़रिए पता लगाते हैं कौन सी डायरेक्शन है। फिर दुकान पे जाके जो टनल वगैरह खोदने की तैयारी कर रहे थे 350 फीट गहरी, उसके ज़रिए ये वहाँ से कंपास के ज़रिए उस पूरी सुरंग को खोदते हैं लॉकर तक। लेकिन उसमें भी 15 फीट का जो दूरी थी वो अभी रह जाती है। अब पुलिस को ये सारी चीज़ें खुल गई थी सामने कि अच्छा ये इस तरीके से सुरंग खोद रहे थे। लेकिन एक अहम सवाल अब भी बाकी था कि तुमने ये किया क्यों, ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या तुम लोग पेशेवर हो, तुम लोग पहले से ये काम कर रहे हो, तुम क्या कोई बड़े क्रिमिनल हो। पुलिस का ये जानना बहुत ज़रूरी था। इस पर पुलिस को पता लगता है एक कर्जे वाला एंगल। पुलिस को पता लगता है कि जो रिजवान है उस पर बहुत बड़ा कर्जा है, उसे एक कर्जा चुकाना है और इसीलिए वो ये पूरी प्लानिंग करता है। और ना सिर्फ रिजवान बल्कि मास्टरमाइंड तो अमन खान को भी बोला जा रहा है, वो भी इस पूरी जो पूरा ये लोग वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे उसके लिए पूरा प्लान करते हैं। पूरी कहते हैं कि पूरा एक मास्टरमाइंड बनकर वो सामने आता है और एक एक चीज़ उन लोग को बताता है कि हमें कब क्या कैसे करना है। लेकिन अब कर्जा कितना होता है और आगे किस तरीके से पुलिस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और अब क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं, पुलिस को और क्या जानना बाकी है, वो भी आप इस केस में समझिए। जब ये बैंक में जाके बैठते, बैंक में जाके बैठने के अलावा अकाउंट खुलवाने के नाम पे बैठ जाते, फिर ये लॉकर के बारे में पूछताछ तो ज़रूर करते। तो इनको ये समझ में आ चुका था कि बैंक के जो गेट है, बैंक का जो मेन गेट है उससे लॉकर की कितने कदम की दूरी पर है। तो अंदाज़न अगर आप 10 कदम चल के जा रहे हैं तो आपको रेंगने में कितना टाइम लगेगा, ये माइंड में कैलकुलेट करते। याद रखिए 10वीं फेल हैं। इसके बाद जो लॉकर है, अब लॉकर अंदर कितने लॉकर हैं, उसमें सोना है कि नहीं है, पैसे है कि नहीं है, तो इसके लिए इन्होंने एक लॉकर वाले कस्टमर को पकड़ा, उससे पूछा कि भैया हमें अंदर लॉकर खुलवाना है, कोई तरीका बताओ कि अंदर लॉकर दिखता कैसा है, कितने लॉकर है उसके अंदर। तो कस्टमर ने कहा कि देखो भैया लॉकर बहुत सेफ है, यहाँ पे आज तक कोई चोरी नहीं हुई है। तो उन्होंने पूछा कि भैया कोई सोना सोना रखता भी है कि नहीं रखता अंदर। तो कस्टमर का कहना था कि भैया मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा सेफ है, लोग सोना क्या, लोग अपनी कीमती से कीमती चीज़ इसी लॉकर के अंदर रखते हैं। अब ये बाहर बेंच में बैठ जाते, कस्टमर लॉकर के अंदर कितने कदम गया होगा अंदाजन लगाते कि उसे कितने कदम, वहाँ पे कितना टाइम लगा, वहाँ से आने में कितना टाइम लगा, और जब भी लॉकर का दरवाज़ा खुलता तो अंदर कितने कदम वो गया, इससे वो अंदाज़ा लगाते कि मेन गेट से लॉकर की दूरी कितनी हो सकती है। उसके बाद इन्होंने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि क्या लॉकर के नीचे भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे कोई ऊपर ना आ सके। तो हर चीज़ पता लगाने के बाद इनको पता लगा कि लॉकर में लूप होल्स हैं और ये नीचे से खुदाई कर कर उस तक जा सकते हैं। ये थी इनकी पूरी प्लानिंग। और ये रेकी कोई ऐसे नहीं कि घंटे 2 घंटे में की गई हो, आराम से इन्होंने कम से कम 10 से 15 दिनों का टाइम लिया, हर एक चीज़ को स्टडी किया और तब जाकर अपना काम शुरू किया। अब बात करते हैं कि देखिए ये जो लड़के थे जो यूपी से बुलंदशहर से गए थे लड़के, इन्हें ये तो पता था कि पुलिस आज नहीं तो कल इन्हें पकड़ लेगी, लेकिन पकड़े ना जाएं इसके लिए इन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग ये थी कि देखो जहाँ पर इनका ऑफिस है, ऑफिस का उन्होंने बताया कि चारा और लोन के दिलवाने के नाम पर ये इनका ऑफिस है और इसके काम करते हैं। तो जो बड़े बड़े बोर्ड में जो इनका नंबर लिखा था वो वाला फ़ोन उन्होंने ऑफिस के अंदर रखा कि कोई भी अगर कस्टमर फ़ोन करना चाहे तो यहाँ पे लगातार बातचीत कर सकता है। अगर 4 के 4 लड़कों को अपने घर वालों से बातचीत करना हो तो वहाँ से दूर एक ईदगाह में जाते थे, ईदगाह में जाकर वहाँ पे सिम डालते अपने फ़ोन में, तब अपने परिवार वालों को फ़ोन करते और परिवार वालों से फ़ोन पे बातचीत करने के बाद तुरंत ही सिम निकालकर उस फ़ोन को ऑफ कर देते और वापस अपने काम पर लग जाते। तो इससे ये होता कि कल को पुलिस अगर ट्रेस भी करना चाहे कि किस नंबर से कॉल गया, कैसे कॉल गया, इन्हें कभी भी पता नहीं चलता। और ये सब कौन कर रहा था? रिजवान कर रहा था। रिजवान ही बाकी लड़कों को इसके बारे में जानकारी दे रहा था। अब क्योंकि जब ये लड़के भाग गए तो पुलिस ने अगर मौके वारदात से इनको एक को ना पकड़ा होता, जिसके निशानदेही पर बाकी 3 नहीं पकड़े जाते,
तो हो सकता है ये जानकारी कभी बाहर ही नहीं आती। लेकिन जयपुर पुलिस ने इनकी पुरानी क्राइम कुंडली खंगालने के लिए इनके गांव में पुलिस से जानकारी जुटाई तो पता लगा कि पेशेवर क्रिमिनल है ही नहीं और ना ही इन 4 लड़कों पर कोई क्राइम केस इन पर कोई दर्ज है। इन्होंने पहली दफा इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए इतनी लंबी सुरंग भी खोद दी। अब क्योंकि ये पकड़े गए हैं, अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि 10वीं फेल लड़का कैसे दिमाग लगा सकता है। लोगों का ये भी कहना है कि जब किसी पे मुसीबत आन पड़ती है तो लोग कोई भी चीज़ कर गुजरते हैं और ये तो कोई सुरंग की बात है, लोग तो पहाड़ काट देते हैं। लेकिन जिस तरीके से जब आपकी सोच या आपकी नीयत गलत हो तो अंजाम भी गलत होता है और आप पकड़े जाते हैं, चाहे आप कितने भी भागने की कोशिश करें। और जिस तरीके से 7 महीनों से खुदाई चल रही थी, उनको लगा कि कभी वो पकड़े नहीं जाएंगे, चुपचाप चोरी करेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ होती, घटना घटती है, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से पुलिस एक सिरे को पकड़कर पूरे केस को ही सुलझा देती है। तो तारीफ करनी होगी जयपुर पुलिस की। और ये जो 10वीं पास लड़के, अगर ये अपनी साफ नीयत से कोई अच्छा काम करते तो शायद आज तरक्की कर रहे होते। अगर यही दिमाग उन्होंने पैसे कमाने के लिए या किसी और तरीके से मेहनत करके पैसे कमाने के लिए किया होता तो आज जरूर तरक्की करते। लेकिन जल्दबाजी में पैसा कमाना था, गलत तरीके से पैसे कमाना था, आज इसलिए सलाखों के पीछे हैं।